डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप पहुंच चुके हैं 3 ईयर पेपर एनालिसिस पॉल साइंस हेल्प के चैनल पे, जो बेहद बेहद पॉपुलर है। इस चैनल को पॉपुलर बनाने में इस सीरीज का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो अब ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की PYQA के लिए ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा देखा जाता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल एक निशे एरिया था जिससे कि ये चैनल शुरू हुई थी। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए सेमेस्टर 5 के DU के स्टूडेंट के लिए, जिसकी एग्जाम 26 को है, और भी यूनिवर्सिटीज में सेम तरह के सिलेबस में पेपर आते हैं, उनके लिए भी हेल्प होगा। चलिए ये पेपर को एनालाइज करते हैं। आज 3 इयर्स पेपर एनालिसिस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस सेमेस्टर एग्जाम में। सो लेट अस बिगिन। ये है DSC 15 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का सिलेबस। आपको शायद पता हो कि सेम सिलेबस विदाउट एनी चेंज पहले सेमेस्टर 2 में पढ़ाई जाती थी, और जो पेपर था उसका नेम भी यही था, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसलिए मैंने बहुत तेजी से मैं इस एग्जाम गाइड को निकाल पाया हूं, और बहुत ज़्यादा उसको मैं चेंज नहीं कर पाया हूं पॉजिटिव टाइम, बट आई नो कि टाइम से निकालना इंपॉर्टेंट था। आपको हेल्प होगा, उसे आगे और इम्प्रूव की जाएगी। थोड़ी बहुत नए सिलेबस में हल्का सा जो ओरिएंटेशन का चेंज है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। दैट गाइड इज परफेक्टली ओके फॉर यू। मैंने थोड़ा उसको हल्का ट्विक किया भी है। तो इसमें देखिए 6 यूनिट है। यूनिट 1 है पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम, जिसमें कि आपको नेशनल स्टेट पार्टी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं। नेशनल पार्टी, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, कौन होते हैं, कौन कौन हैं, उनके क्या रोल हैं और इम्पोर्टेंस है। ट्रेंड इन पार्टी सिस्टम है, कैसे जो है एक समय में 60s 50s और 60s में कांग्रेस सिस्टम थी, मतलब एक पार्टी जो पूरी छाई हुई थी, सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, और कैसे वो बदल जाती है अभी लगभग बीजेपी की डोमिनेंस वाली पार्टी सिस्टम में। तो ये जो चेंज हुआ है और इससे पूरी इंडिया की पॉलिटी चेंज हुई है, उसको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट है इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल प्रोसेस का मायने क्या है, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इंडिया में, रिप्रेजेंटेशन और सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के जो वोटिंग बिहेवियर होते हैं उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर या मनी, मसल, इन सब का क्या रोल होता है। एंड इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए क्या कोशिश हुए हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में तो बेसिकली यही है, क्या इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट किए जा सकते हैं, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है उसके मायने क्या हैं, डिबेट क्या है, और कैसे अभी भी रिलीजन इंडियन पॉलिटी को अफेक्ट करती है। कास्ट इन पॉलिटिक्स तो इतना बड़ा मुद्दा है, आपको पता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पे जो है मैंने जो एनालाइज किया था वो रजनी कोठारी के जो सेमिनल क्रिएशन थे उसके बेसिस पे। इंटरसेक्शनलिटी ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ये भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, क्योंकि इंडियन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको कास्ट की भी मार्जिनलाइजेशन झेलनी पड़ती है। दलित हैं, क्लास की भी, क्योंकि वो पुअर होते हैं, और यदि मान लीजिए वो वोमेन भी हैं तो क्या कहने, ट्रिपल वामी कह लीजिए आप। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, और क्या गवर्नमेंट ने किया है इंक्लूसिविटी लाने के लिए, कैसे जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की गई है, और उसको एक लार्जर जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है उसके दायरे में देखना कि वो कितनी सक्सेसफुल रही है। ये सब आपको पढ़नी है। यूनिट 5 है ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स, जिससे कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं है, कोई क्वेश्चन भी पिछला में मुझे नहीं दिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पांचवा और छठा शेड्यूल जो है वो ट्राइबल राइट्स की रक्षा के लिए स्टेट गवर्नर्स को राइट्स देता है, मतलब अधिक अधिक पावर देता है, कह लीजिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। स्टेट को उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ते हैं, लाइक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है एंड ऑल। तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए हैं, जहाँ पे कि कई सारी जो हैं राइट्स उनको दी गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। और शेड्यूल 5 जो है जनरल जो स्टेट है, लाइक छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उस टाइप के स्टेट में, ट्राइबल झारखंड, उसके वहाँ पे ट्राइबल के वेलफेयर के लिए और ट्राइबल की राइट्स को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस 5th शेड्यूल में किए गए हैं।
इसके अलावा आपको फॉरेस्ट राइट्स पढ़नी है, क्योंकि ट्राइबल जो है फॉरेस्ट या उसके फ्रिंजेस में रहते हैं, तो उनके अधिकारों को लेकर के क्या हुई है, अंग्रेजों के ज़माने से ट्राइबल के साथ में अन्याय होता रहा है, जो उनके ट्रेडिशनल जो कस्टमरी फॉरेस्ट राइट है वो छीने गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या उसको पूरा दे दिया है या नहीं दिया है, इस पर आपको पढ़नी है, और उससे क्या रिलेटेड इशू है। सबसे बड़ी जो इशू ट्राइब्स के साथ में है कि डेवलपमेंट की जो इकोनॉमी होती है वो ट्राइबल के कॉस्ट पे होती है, चाहे वो नदी का बांध बने, नर्मदा सागर डैम हो, चाहे वो कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, हर जगह जो है ट्राइबल के एरियाज में होते हैं। उसका कारण ये है कि ट्राइबल उन जगह पे ज़्यादा रहते हैं जहाँ जंगल है, जहाँ पानी है, जहाँ पे खनिज है, और उन जगह पे ये सब जो प्लांट लगते हैं, चाहे माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी रिवर डैम प्रोजेक्ट, तो ट्राइबल को डिस्प्लेस होना पड़ता है, उससे उनकी पूरी जीवन जो है तहस नहस हो जाती है। तो ये जो इशू है, इसको कैसे एक डेवलपमेंटल स्टेट टैकल करती है इंडिया जैसे, इस पे आप पढ़नी है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ स्टेट इन इंडिया। स्टेट की जो एक चार्म है कि स्टेट हमें रक्षा करता है, स्टेट हमें वेलफेयर देता है, स्टेट के हम सिटीजन हैं, हम सॉवरन स्टेट के, ये जो चार्म ऑफ स्टेट का जो इंडियन पीपल में है, उसको इंडियन स्टेट ने किस रूप में निभाया है, उसके डिफरेंट अवतार आपको दिखेंगे। कभी स्टेट जो है कोएर्सिव दिखेगा, जब वो डंडा बरसा रहा होता है अपने ही सिटीजन पे, चाहे वो किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। कभी जो है वो रेगुलेटरी स्टेट के रूप में दिखता है, जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के रेगुलेटर हैं, टेलीकॉम रेगुलेटर, वाटर रेगुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर एंड कंपटीशन रेगुलेटर, और रेगुलेशन के थ्रू जो है स्टेट काम करता हुआ दिखता है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने या जो कंपटीशन को रेगुलेट करने की। और एक तरफ जो है वो वेलफेयर का भी चेहरा उसको आप दिखता है, जब वो फ्री राशन देता है, डिफरेंट टाइप के फ्रीबीज देता है, स्कॉलरशिप देता है, एज ओल्ड केयर देता है, फ्री एजुकेशन देता है, तो आपको एक वेलफेयर स्टेट का भी रूप दिखता है। डेवलपमेंटल स्टेट भी दिखता है जब वो प्लानिंग करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड ऑल प्लानिंग कमीशन। तो डिफरेंट जो है ना चेहरे आपको स्टेट के दिखते हैं। कभी वो जो है मैनेजरियल स्टेट दिखता है, कभी वो काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव स्टेट दिखता है, तो कभी वो जो है बहुत ज़्यादा सुनने वाला जो है एक लिसनिंग स्टेट दिखता है, कभी सॉफ्ट स्टेट दिखता है, कभी हार्ड स्टेट दिखता है। तो इसके जो डिफरेंट डायमेंशन है, उसके खास करके वेलफेयर, रेगुलेटरी एंड कोएर्सिव डायमेंशन को आपको पढ़ना है। वैसे तो और कई डायमेंशन है, मैंने अपने वीडियो में भी दिया है। तो ये सिलेबस है, काफ़ी छोटा सा कंसाइज सा सिलेबस है। अब चलिए देखते हैं कि इस एक एक करके क्या इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़े एक इंफॉर्मेशन से मिस कर रहे हैं कि पॉल साइंस हेल्प की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है और काउंसलिंग भी साथ में मैं करता हूं, वो CUET PG 2025 के लिए ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुकी है, जस्ट शुरू हुई है। और इसका नेचर ऐसा है, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन, जहां पे कि आप कभी भी यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल रहता है, लाइव रहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब दे रहे हैं टेस्ट को। इसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जो स्कोर हैं उसको, जितने स्टूडेंट ने अभी तक दिया है उसके साथ आप क्या रैंक है, आपको पूरा विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलता है, आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी पेपर आपको मिलता है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दी गई है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंडेवर है, जो मेरे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने चांसेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी पे भेज के। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, POLSC help HELP@gmail.com पे अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर, एंड ये भी बताएं कि किस कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक और कोर्स जो है फाउंडेशनल बैच भी चल रही है, जिसमें कि रिकॉर्डेड लेक्चर हैं सभी CUET PG के थीम के, उसको भी स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मेनली ये कोर्स अभी लाइव है और वो रिकॉर्डेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे इसमें आप देखिए कि 6 थीम है,
एक्चुअली 5 ही थीम, क्योंकि ट्राइब से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 10 क्वेश्चन, इसका मतलब पर थीम लगभग 2 क्वेश्चन। लेकिन चूंकि 10वां क्वेश्चन नोट्स है तो आप कह सकते हैं कि अधिकतर थीम से 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, किसी से एक क्वेश्चन भी रह सकता है। जो 10वां क्वेश्चन है नोट होता है 4 टॉपिक पे, तो मिक्स टॉपिक मिला करके रहेंगे। 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड और ऑफबीट ऐसे होते हैं, आपको उसको सीधा करना है। बहुत आसानी से आप सीधा कर सकते हैं। सीधा करने का यह है कि 5 बार पढ़िए और जो उसकी मर्म है उसको समझिए। उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए मर्म आपको समझ में आ गया, क्रक्स, तो उसके इर्द गिर्द आप जो है अप्रोक्सीमेट एंड स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। 5-6 बार जो है पॉल साइंस हेल्प के जो है वीडियोस को देखिए। कोई टॉपिक को छोड़िए मत, कोई भी टॉपिक आपको बचा सकता है। एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए। अधिकतर टॉपिक पे जो है पॉल साइंस हेल्प की वीडियो मौजूद है। रिवाइज कीजिए पॉल साइंस हेल्प गाइड, जो पीपीआई पे जस्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने निकाला है। आप लोग उसको डाउनलोड कर भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं, लेकिन और भी स्टूडेंट्स शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। आप एग्जाम के रात भी इसको डाउनलोड करके यदि रात भर पढ़ें तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो ओके, चलिए एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं, एक एक थीम वाइज। फर्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। आपको पता है कि डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिना पार्टी या पार्टी सिस्टम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंडिया में भी यदि 545 लोकसभा में अलग अलग इंडिपेंडेंट खड़े हों तो कैसे आप चुनेंगे, क्या समझेंगे कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का ब्रांडिंग करते हैं, ब्रैकेटिंग करते हैं, आपकी लाइफ ईजी हो जाती है, चॉइस आसान हो जाता है। 2022 में क्वेश्चन आप पूछेंगे सर 2023 क्यों नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2023 डिसकंटिन्यू हो गया। 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और उसके बाद से जो है ये फर्स्ट एग्जाम अभी हो रहा है सेमेस्टर 5 में, इसलिए 2022 का ही लेटेस्ट पेपर आपको मिलता है। 2022 में क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू द लास्ट 2 जनरल इलेक्शन, इवेल्युएट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये तो बिल्कुल सिलेबस इन्होंने ले लिया है। यदि आप 2 जनरल इलेक्शन लेंगे, अब 2 कौन सा लेंगे, 24 यदि आप लें और 2014, लेकिन उस समय में तो 24 नहीं था, तो 19 और 14 में जो ऐसा दिखता है कि बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी बन के उभरती है, उस पर आपको करना था कि कितनी बदल गई है पार्टी सिस्टम। पहले शुरू में जो है कांग्रेस सिस्टम दिखती है, एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, फिर 89 से जो है 2014 तक कोलिशन दिखता है। कोई भी एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी मस्टर नहीं कर पाती है और डिफरेंट पार्टीज के कोलिशन जो है सेंटर में सरकार बनाते हैं और राइज ऑफ रीजनल पार्टी दिखती है। तो इस टाइप की खिचड़ी पार्टी सिस्टम दिखती है, मल्टी पार्टी सिस्टम। और फिर 2014 में ऑल ऑफ ए सडन बीजेपी जो है वो मेजोरिटी लाती है, सिंगल पार्टी, एक पहली बार 30 सालों में, और फिर उसको रिपीट करती है और भी ज्यादा बहुमत से 2019 में। लेकिन 2024 में फिर वो पलट जाता है, फिर जो है कोलिशन का दौर आ जा एकदम दिखता है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट का दौर दिखता है, जो अभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक तरह से बीजेपी चला रही है सिंगल पार्टी के तौर पे देखें तो, और वो नहीं ला पाई 273 जो एक सिंगल पार्टी को होता है। तो उस समय में आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टी सिस्टम जो चेंज कर रहा था। लेकिन यदि आप 2024 को भी जोड़ दें तो और बहुत अच्छा इस पे आप लिख सकते हैं कि कोलिशन जो है वो एक इसेंशियल फीचर अभी पार्टी सिस्टम का बन गया है। रीजनल पार्टी की राइज और उसका स्ट्रांग होना ये भी एक परमानेंट फीचर हो गई है। और इन दो से जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको जगह देनी पड़ती है रीजनल पार्टी को, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो। और ये इससे जो सेंटर में जो सरकार बनती है, कोलिशन की बनती है, उसके प्लस और माइनस हम देख सकते हैं। लेकिन यही अभी जो है चेंज इन पार्टी सिस्टम है। एक चेंज ये हुआ है कि जो पोल पोजीशन है वो कांग्रेस से हट करके बीजेपी पे आ गया है। बीजेपी इज द पार्टी टू डिफीट, और जो एंटी बीजेपीज्म है वो उसी तरीके से सभी विरोधी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाती है जैसे एक समय में एंटी कांग्रेसिज्म लाती थी। तो ये सारी जो है चेंज इन पार्टी सिस्टम को आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने गाइड में पूरी कोशिश की है इसका आंसर बनाने की। इस पे नोट है डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, तो ये तो आप आसानी से नोट लिख सकते हैं। और पोस्ट पोल अलायंसेस, पोस्ट पोल अलायंसेस मतलब ये होता है कि जैसे पार्टी जो है इलेक्शन से पहले तो अलग अलग लड़ती है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो मिलती है तो इस पर बेसिकली आपको ये लिखना चाहिए कि ये ज़्यादा जो है आइडियोलॉजिकल नहीं होता है, ये प्रैग्मेटिक होता है। क्योंकि यदि आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत भी सेम होती तो इलेक्शन से पहले ही जो है प्री पोल अलायंसेज होता है। पोस्ट पोल अलायंसेज को बहुत इथिकल नहीं माना जाता, माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है,
और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और अपॉर्चुनिज्म के लिए किया जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक जो है नियति या फीचर बन गई है हमारे पार्टी सिस्टम के। 2021 में जो क्वेश्चन है वो उस समय कोरोना काल था, केवल 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे और ओपन बुक एग्जाम होता था। डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम द कांग्रेस सिस्टम टू मल्टी पार्टी कोलिजन। ये तो मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया तो मैंने इसको बताया और ये पूरा मैंने गाइड में लिखा भी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो मतलब कि जो कोलिशन एरा, और आपको एक बात जरूर इसमें लिखना है, कोलिशन एरा खत्म नहीं हुआ है। डिस्पाइट कि 2014 और 19 में बीजेपी अपने दम पे बहुमत लाई, लेकिन उसने एनडीए को जिंदा रखा, क्योंकि बीजेपी को पता था कि कोलिशन एरा चलेगा इंडिया में, और वही हुआ। वो बीजेपी को हेल्प हुआ जब 2024 में अपने से मेजोरिटी नहीं ला पाई तो एनडीए ने ही उसकी सरकार बनाने में मदद की। 2019 में क्वेश्चन था, 2020 में एग्जाम ही नहीं हुई थी। द कोलिशन एरा हैज कम टू एन एंड इन इंडियन पॉलिटिक्स, गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। नहीं, आप इसको कहेंगे कि नहीं ये एंड नहीं हुआ है, ये तो इन्होंने प्री मैच्योर, चूंकि 2019 की इलेक्शन हुई थी उस टाइम में, तो इनको लगा सेटर को कि ये ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि 2024 में क्या हुआ, और मैंने आपको ये भी बताया कि 2019 में भी प्रचंड बहुमत के बावजूद भी बीजेपी ने एनडीए अलायंस को बनाए रखा। तो कोलिशन पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई इंडिया में, वो लगातार चल रही है, और रीजनल पार्टी का राइज उसका एक मेजर कारण है। तो उस पर भी आराम से आप लिख सकते हैं, ये सब एग्जाम गाइड में आपको मिल जाएंगे। यूनिट 2 है इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। इसमें जनरली वोटिंग जो बिहेवियर है उस पर ज़्यादा फोकस रहती है। 2022 में क्वेश्चन है, एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत तरीके से वोटिंग बिहेवियर में चेंज हुआ है। बिहेवियर में जब चेंज जब बोलते हैं तो वोटर किन बेसिस पे जो है वोट करते हैं। एक तो ये, क्या कास्ट, क्या रिलीजन, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा कि उनकी जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होती है। क्या पहले से वो सोच लेते हैं कि इम्पल्स में करते हैं, कि वो ट्रांजैक्शनल होता है, कि आइडियोलॉजिकल होता है। इस तरह के चीज़ों पे ये बिल्कुल गाइड में लिखा गया है। अभी आप देखेंगे तो वोटिंग बिहेवियर बहुत बदली है। एक तो वोटिंग बिहेवियर इस तरह से बदली है कि काफ़ी ट्रांजैक्शनल हो गया है। कई जगह ये दिखता है कि वोटर यदि फ्री भी पाते हैं तो उस पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो महाराष्ट्र में, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो मध्य प्रदेश में, या मैया स्कीम हो झारखंड में, या अभी जो है केजरीवाल ने जब उसको सीख करके अभी वहाँ लॉन्च किया है, तो इसका भी देखिए असर शायद क्या होता है। तो ये जो है एक ट्रांजैक्शनल, ये वोटिंग बिहेवियर में चेंज आई है। वोटर्स जो हैं वो डेवलपमेंट को मुद्दा तो बनाते हैं, एक चेंज ये है, लेकिन अभी भी कास्ट डीपली इंट्रेंच्ड है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बेसिस पे वोटिंग बिहेवियर जो है बदलती है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडिया के वोटिंग बिहेवियर पे आप लिख सकते हैं। 2021 में क्वेश्चन है, डेवलपमेंट हैज ओवरशैडोड द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल बिहेवियर इन रिसेंट इलेक्शन। बिल्कुल गलत है, आपको काटना चाहिए। अभी यूपी के इलेक्शन ने जहां पीडीए का इशू चला, हरियाणा के इलेक्शन में जाट वर्सेस नॉन जाट चला, महाराष्ट्र के इलेक्शन ने, हर इलेक्शन ने यह साबित किया है कि इंडिया में कास्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक फैक्टर इन वोटिंग बिहेवियर। कास्ट के फॉर और कास्ट के अगेंस्ट जो है वोटिंग हो रही है। कई जगह जो है डोमिनेंट कास्ट जो है वो जो सदियों से जो मार्जिनलाइज कास्ट है वो उठ के खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी ने जैसे हरियाणा में किया कि जाट वहां डोमिनेट करते थे पॉलिटिक्स में, तो नॉन जाट एंड ओबीसीज को खास करके उन्होंने एक तरफ कर दिया और उससे उन्होंने इलेक्शन जीता। इसी तरीके से मराठा वर्सेस नॉन मराठा जो है वो महाराष्ट्र में होती है, झारखंड में ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल होती है। तो जो कास्ट जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इलेक्शन में, और कोई भी पार्टी इसको और कोई भी पोल स्ट्रैटेजिस्ट इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इसको आपको जो है नजर इनफैक्ट काटना चाहिए। डेवलपमेंट जो है आपको इलेक्शन नहीं जिता सकता है। ये इलेक्शन बाय इलेक्शन इंडिया में ये साबित हुआ है कि डेवलपमेंट लोग चाहते हैं, लेकिन जब कास्ट की बात आती है तो वो इवन जो है ट्रम्प करता है डेवलपमेंट को, उसके ऊपर जो है कास्ट आइडेंटिटी आ जाती है। 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द चेंजेस इन द वोटिंग पैटर्न ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2014। ये तो डिफिकल्ट था क्योंकि आपको इसमें इंपेरिकली बहुत चीज़ें लिखना होगा। वैसे आप गोल मटोल आंसर इसका काफ़ी लिख सकते हैं कि बीजेपी को यंग का भी वोटर का मिला, महिलाओं का भी ज़्यादा वोट मिला, तो
जो रिलीजन के नाम पे भी हिंदू वोट भी मिले, लेकिन दलित वोट भी मिले, ओबीसी के वोट भी मिले, इस टाइप का आप लिख सकते हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न बहुत डिटेल में आपने पढ़ा नहीं होगा तो इसको लिखना आसान नहीं होगा। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में। सेकुलरिज्म पे डिबेट अभी भी ऑन है। 2022 में क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज रिलीजन न्यूट्रल? ये तो गांधी जी के समय से ये चल रहा है, जहां कि उन्होंने कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है एक है, मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यदि आप सेपरेट करते हैं इसका मतलब आप दोनों को ही नहीं जानते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या रिलीजियन पॉलिटिक्स से सेपरेट होगा इंडिया में इसकी अभी के समय में। वैसे तो ये शुरुआत मैकियावेली से हुई कि सेकुलरिज्म होनी चाहिए, चर्च को नाक नहीं घुसेड़ना चाहिए पॉलिटिक्स में। हॉब्स ने सेम सेकुलरिज्म की बात की। बाद में तो ये जो है यूरोपियन लिबरलिज्म में सेकुलरिज्म बहुत बड़ा मुद्दा बना कि जो टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल डोमेन अलग होनी चाहिए, और उसी सेकुलरिज्म को हम लोगों ने अपने लिबरल डेमोक्रेसी में अपनाया। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई कि जो हमारी धर्म है हिंदू, यदि आप ओवर आर्किंग कल्चर बोले तो वो हिंदू कल्चर है, उसमें जो धर्म है वो कोई पंथ नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, गुण धर्म है, एक राइटियसनेस है, सोशल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? क्या पॉलिटिक्स में धर्म छोड़ सकते हैं? क्या राजा अपना धर्म छोड़ देगा, राजधर्म? क्या मतलब कि लोग जो सिटीजन है अपना जो जनता होने का धर्म छोड़ देंगे? तो धर्म जो है उसको जब हम रिलीजियन बोलते हैं तो वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये सब मैंने डिस्कस किया है। इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स में यस रिलीजियन न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये धर्म न्यूट्रल नहीं हो सकता है। धर्म इज नॉट रिलीजियन, पंथ इज रिलीजियन। अब जो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत इस पर विवाद है, और हो सकता है मैं भी कोई विवादित बयान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आई है मैंने कहा, और इसी तरह से आप इस आंसर को लिख भी सकते हैं। मैंने गाइड में लिखने की कोशिश की है, ठीक से पढ़ लीजिएगा। थोड़ी कंटेंसस इशू है, मतलब डिफिकल्ट है इंडिया में पॉलिटिक्स को रिलीजियन न्यूट्रल बनाना। रिलीजन न्यूट्रल यदि इस मायने में कहें कि हिंदू धर्म की जो अवधारणा है उससे ही पॉलिटिक्स अलग हो जाए, तो वो पॉलिटिक्स सही नहीं होगी। लेकिन हाँ, स्टेट किसी एक धर्म को ना प्रश्रय दे, ना ही किसी धर्म को वो दबाए। ये बहुत जरूरी है इंडिया जैसे मल्टी रिलीजियस नेशन स्टेट में। हर धर्म को बराबर की इज्जत, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ओवर आर्किंग कल्चर डेफिनेटली हमारा हिंदू है, और बिना हम डंडे के जोड़ पे वी ऑल नो कि हर रिलीजन के लोग जो हैं इसी ओवर आर्किंग हिंदू कल्चर के ही पार्ट हैं, इसलिए सभी हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अपने अपने धर्म मतलब पंथ को अपने तरीके से मानने की आज़ादी हो। स्टेट उसका सबका बराबर जो है वो इज्जत करे, संरक्षण करे, और एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखे। ये सेकुलरिज्म डेफिनेटली होनी चाहिए, और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित भी है। इसी तरीके से आपको लिखना चाहिए। 2021 में है, डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। अभी मैं वही मेजर डिबेट कर रहा था, इसको मैंने जो है गाइड में लिखा है। 2019 में क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर इंटरलिंक्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सेम जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक ही तरह का क्वेश्चन है कि इंडियन पॉलिटिक्स में ऑफ लेट रिलीजन और पॉलिटिक्स का घालमेल कैसा दिखता है, और सेकुलरिज्म की जो डिबेट है इंडिया में कैसी है। इस पर बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। यदि गाइड में जो मैंने लिखा है उसको गौर से पढ़ें, और थोड़े बहुत यदि एक्स्ट्रापोलेट करने की क्षमता रखें। फोर्थ जो है वो तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कोई डिबेट खास नहीं है, ना ही कोई कंटेंसस है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट in Indian politics. 2022 में क्वेश्चन है, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, नो ग्लोबलाइजेशन, नथिंग डूइंग कास्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप इसको इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को छोड़ भी सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसपे कि मैंने गाइड में लिखा है। राइट ए क्रिटिकल, दूसरा क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। इनफैक्ट पहले सेकेंड सेमेस्टर में एफर्मेटिव एक्शन जो है एक अलग थीम था, और इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन अफर्मेटिव एक्शन पे आपको दिखेगा। अब शायद अफर्मेटिव एक्शन कास्ट के साथ है, तो देखिए उस पे क्वेश्चन हो कि ना हो सकता है कि इस बार भी उस पे इसी तरह से दो क्वेश्चन दे, एक कास्ट पे और एक अफर्मेटिव एक्शन पे।
So write a critical essay on the politics of affirmative action in India. Politics of affirmative action क्या है? जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको थोड़ा टैकल करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, जो मार्जिनलाइज कास्ट हैं लाइक दलित, अनटचेबल्स, इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई है, कोटा की पॉलिसी, एजुकेशनल, जॉब या प्रमोशन, उस पर आपको लिखनी है कि उससे क्या असर पड़ा है। ये मैंने पूरी गाइड में भी लिखी है और वीडियो में भी डिस्कस किया। एक पूरी वीडियो है अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। दलित पॉलिटिक्स जो इंडिया पे है, चाहे अंबेडकर की पॉलिटिक्स हो, चाहे फिर कांसीराम, मायावती और अब चंद्रशेखर आजाद और कई और जो दलित पैंथर भी आप कह सकते हैं, इन सब पे साउथ इंडिया में भी दलित पॉलिटिक्स हुई है, पेरियार की थोड़ी वो सबको मिला करके आप इस पे लिख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है। 2021 में क्वेश्चन है, डेवलपमेंट हैज ओवरशैडोड द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल बिहेवियर इन रिसेंट इलेक्शन। तो मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, दूसरे खाने में मैंने डाला था, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कैसा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट उल्टा है, कास्ट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट को वो ट्रम्प करता है, मतलब उसके ऊपर वो जाता है एज फार एज वोटिंग बिहेवियर इज कंसर्न। इवेलुएट द रोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन रिड्यूसिंग द जेंडर बेस्ड इक्वलिटी इन इंडिया। तो वुमेन को जो रिजर्वेशन दी गई है, इसमें अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। जो पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट में जो औरतों को रिजर्वेशन दी गई है, उससे भी क्या असर पड़ा है। कई जगह उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या जॉब में या अदर में भी कुछ फेवर की गई है अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, उसका क्या असर पड़ा है। 2019 में क्वेश्चन है, पोस्ट मंडल एरा हैज विटनेस द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल सही है, कास्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा ज्यादा मंडल, पोस्ट मंडल एरा में बढ़ी, जहाँ की ओबीसी लोगों ने, मतलब बैकवर्ड कास्ट ने अपने को एजर्ट किया और फिर दलित ने भी अपने को एजर्ट किया। तो दलित और ओबीसी पॉलिटिक्स जो है अब इंडिया में हावी है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे सभी पार्टी अंबेडकर के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोट है, सीधी इसका नाता जो है, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स अपने जो एजर्ट करते हैं, तो इसके चलते सभी पार्टी अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं अंबेडकर के नेम को। तो पोस्ट मंडल एरा में डेफिनेटली जो है कास्ट पॉलिटिक्स में सर चढ़ के बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर इज ए मेजर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स, यदि कोई औरत है और दलित है तो सोचिए उसको डबल वहामी है, उसको कास्ट की भी ऑपरेशन झेलनी पड़ती है और जेंडर का भी। In the light of this discrimination, discuss the affirmative action policies of Indian state. अब इंडियन स्टेट ने भी दो डबल, मतलब कि जिसको डबल इंजन अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, आपको औरत होने का भी लाभ मिलेगा यदि आप दलित औरत हैं तो, और आपको दलित होने का भी लाभ मिलेगा। तो आपको काफी लाभ देने की कोशिश की गई है अफर्मेटिव एक्शन। आपको पॉजिटिव लिखना है। नोट दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये तो यहाँ रिपीट हो गई है। यूनिट 6, अब आप बोलेंगे सर यूनिट 5 आपने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो उससे प्रोबेबल क्वेश्चन चलिए लास्ट में देखेंगे। डायमेंशंस ऑफ स्टेट इन इंडिया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन रिलेशन टू डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखिए इंडियन स्टेट का नेचर कितना बदला है एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। शुरू में नेहरूवियन स्टेट, जब नेहरू जी चलाते थे गवर्नमेंट, तो उस समय के स्टेट को यदि आप नेहरूवियन स्टेट कहें तो वो दिखता है बिल्कुल डेवलपमेंट को अपने हाथों में लिया हुआ, मतलब स्टेट लेड एक डेवलपमेंट, सोशलिस्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो हैं वो स्टेट के कब्जे में है और प्लानिंग से जो है एक एक एस्पेक्ट स्टेट कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम रोल दिया गया था, तो वो दिखता है प्लानिंग एरा में। और फिर जो है 80s में जो है लिबरलाइजेशन थोड़ी ओपन होती है, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी जगह दी जाती है, और फिर 1991 में तो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होता है और स्टेट एक अधिक से अधिक जो है वो रेगुलेटरी स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, जहाँ पे कि कहते हैं कि खुद रो नहीं कर रहे हैं, नाव को खुद खे नहीं रहे हैं डेवलपमेंट के नाव को, बल्कि खेने दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, मार्केट को, और खुद स्टीयर कर रहे हैं। तो वो स्टीयरिंग रेगुलेशन के थ्रू, तो वो रोल जो है इंडियन स्टेट का पूरा बदला है, इसको आपको लिखना है। 2021 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर डायमेंशन ऑफ इंडियन स्टेट। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे डेवलपमेंटल डायमेंशन चेंज किया है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टेट का जो एक ओवर आर्किंग जो रूप है वो डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर का है, क्योंकि ये एक विकासशील देश था, गरीब देश था। तो स्टेट जो है वो, जैसे आप कहेंगे कि हर स्टेट की अपनी एक
फीचर होती है ओवर आर्किंग। जैसे कि ब्रिटिश जो इंडियन स्टेट था, कॉलोनियल स्टेट, वो क्या था, वो एक कोerसिव स्टेट था, मतलब डंडे के जोर पे लोगों को परेशान करना, लॉ एंड ऑर्डर, वो उसका काम था। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो इंडियन स्टेट जो है वो डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर स्टेट है। उसका जो मुख्य काम है वो डेवलपमेंट, तेजी से विकास करना और लोगों के जीवन को अच्छा बनाना, खुशहाल बनाना, वेल बींग लाना, रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करना, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। तो ये जो उसके जो डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर डायमेंशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड रहे हैं। अभी भी यदि आप देखोगे कि कोई भी सरकार बनता है तो आप देखोगे दो चीजों को कहेगा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, और हम आपको ये फ्री देंगे, वो देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट जो है वही रूप स्टेट का जनता को गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। तो वो डायमेंशन को आपको बताना है, उसके कैसे कैसे चेंज हुए हुए बताना है। इसमें आप फ्रीबी तक ला सकते हो वेलफेयर डायमेंशन में, और डेवलपमेंट में तो सेम जैसे इसमें है कि प्लान्ड एरा से कैसे जो है रेगुलेटरी स्टेट और मार्केट के थ्रू डेवलपमेंट को इंडियन स्टेट ने किया। 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। अब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स क्या है कि हर कास्ट को तरजीह मिले, हर रिलीजन को मिले, हर क्लास को मिले, हर जेंडर को मिले। तो ऐसे पॉलिटिक्स को इंडियन स्टेट अपने किस नेचर से कर पाएगा? देखिए, जब डेवलपमेंटल स्टेट होगा तब भी जो है हर तबके को डेवलपमेंट का फायदा मिले, ये स्टेट को करना, सुनिश्चित करना होता है। जब वो वेलफेयर डायमेंशन उसका आप देखेंगे या वेलफेयर रूप देखेंगे, तब भी जो है हर सेगमेंट को वेलफेयर हो, ये ना कि चुन करके वेलफेयर करे। और इसी तरीके से जेंडर में डिस्क्रिमिनेट ना करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी इंक्लूसिव जो है, जैसे कि रूल, राइट टू इक्वलिटी है, या फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, या कल्चरल राइट्स हैं, या फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल हैं, उसको पूरी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन की उस भावना से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइवर्सिटी इंडिया के देखते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की परिकल्पना की है। यदि स्टेट, और जब भी मैं स्टेट बोलता हूं तो उस समय का जो स्टेट होता है उस समय की गवर्नमेंट के ही द्वारा उसका जो है नेचर बनता है। नेहरूबियन स्टेट, इंदिरा गांधीयन स्टेट, राजीव गांधी जी स्टेट, मोदी जी स्टेट, ऐसे आप देख सकते हैं। तो वैसे में जो गवर्नमेंट है उसकी ये दायित्व है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूसिविटी है उसको अधिक से अधिक वो पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस करें। लेकिन ऐसा हुआ है क्या, इस पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, तो मैंने कहा ही कि ये एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुई है? ये कोलिशन एरा में हुई है, और ये एक इम्पैक्ट भी है कोलिशन एरा का और उसका कॉज भी है, दोनों ही ये है। और अभी भी ये जो है चल रहा है। अभी भी एनडीए, आप देखो कि रीजनल पार्टी, जो दो रीजनल पार्टी हैं एनडीए में, उसी के बल पे बेसिकली जो है अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार चल रही है। अभी आप कई स्टेट में देखोगे, महाराष्ट्र से लेके गुजरात, सॉरी, महाराष्ट्र से लेके झारखंड, बिहार, और साउथ में तो कई स्टेट में रीजनल पार्टी जो है वो राज कर रही हैं, चाहे वो मेन दल के साथ एक अलायंस में या खुद अपने बूते पे। तो रीजनल जो पार्टी का जो उदय है, और वो कैसे जो है फेडरलिज्म को अफेक्ट करता है, जो जो फेडरल स्पिरिट है, कैसे वो पार्टी सिस्टम को अफेक्ट करता है, कैसे सेंट्रल जो केंद्रीय पॉलिटिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, उसको कैसे अफेक्ट करता है, इन सब पे आपको लिखना चाहिए। अब जब फाइनली ट्राइब एंड पॉलिटिक्स, जिसपे कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं देख पा रहा हूं, उस पर जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है, हाउ द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हैज शेप्ड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। इसी पर सारी ट्राइबल पॉलिटिक्स जो है केंद्रित रही है। इसमें दो धड़े बन जाते हैं। हर कोई ये कहता है कि हम ट्राइब के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंट का जब मुद्दा आता है तो हर जगह ट्राइब ही परेशान होते हैं, कोई भी पार्टी उनको हेल्प नहीं कर पाती है। लेकिन अब जो है ट्राइब अपने को एजर्ट कर रहे हैं और ट्राइबल पॉलिटिक्स भी जो है ऊपर आ रही है। लेकिन यदि आप देखेंगे कास्ट पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, तो उसके कंपैरिजन में ट्राइबल पॉलिटिक्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है अभी भी। नोट जो है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल पे आ सकता है और फॉरेस्ट राइट्स ऑन ट्राइब पे आ सकता है। Okay, dear student, thanks for watching and good wishes for your exam, impending exam जो आपके 26 को है, या आगे भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। और फिर से आपको एक बार बताना है, यदि आप टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं CUET PG 2025 के लिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नेम और टेलीग्राम मोबाइल नंबर भेजकर इस
ईमेल आईडी पे polschelp@gmail.com। और यदि आपने अभी तक पीपीआई का एग्जाम गाइड नहीं लिया तो अपने साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं। इसको अभी आप तुरंत इसके पीडीएफ वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से एट नॉमिनल कॉस्ट। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जवाब देने की, यदि वो जवाब 1-2 लाइन में ऑब्जेक्टिवली दिया जा सके तो कृपया ऐसे ही क्वेश्चन पूछें। मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो के साथ या CUET PG ग्रुप में। यदि आप आते हैं तो तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।